अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सेनेट सेक्रेटेरिएट की फुर्तियां आम इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद को नोटिफाई करवाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने भी सेनेट की करारदाद का तोड़ निकालने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने करारदाद जमा करवाकर तमाम सियासी जमातों को कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 9 मई केसेस में बानी पीटीआई की 9 जनवरी को तलबी। 9 मई वाकयात पर कबीना की कमेटी तश्कील, मनसूबा साज सहूलतकारों का पता लगाएगी। इसके साथ कमेटी 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि नून लीग पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के लिए तैयार। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने का मामले पर मरियम औरंगजेब साहिबा की बड़ी हैरानकुन तौर पर तरदीद सामने आई है। आईपीपी नून लीग से बड़ा मुतालबा मनवाने के लिए कोशा है और नून लीग अपने इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला कब करेगी, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुल्क की तारीख का बदतरीन पावर ब्रेक डाउन की 1 साल बाद तहकीकात मुकम्मल हो गई है और प्रोग्राम रेड जोन की खबर पर एक्शन हुआ है और मुतलका हुकाम मामले को दबाने के लिए इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं और तगड़े अफसरान को बचा लिया गया है, जबकि जिम्मेदारी 3 जूनियर अफसरान पर डाल दी है। 3000 अरब रुपए मालियत के पावर सेक्टर से आखिर खिलवाड़ कब और कैसे बंद होगा, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी यूरिया खाद के हसूल के लिए किसान दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि हुकूमत के किसानों को रिलीफ फराहम करने के दावे, जबकि हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके साथ आपको बताएंगे कि किसानों से अब तक कितने अरब रुपए इजाफी वसूल किए जा चुके हैं और आर्मी चीफ को इस मामले में मुदाखलत क्यों करना पड़ी। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए हस्ब ममूल मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, पहले थोड़ी सी जरा पोलिटिकल जो सूरत हाल डेवलप हुई, कल भी हमने बहुत तफसील के साथ वैसे बात की। सेनेट के अंदर सेनेटर दिलावर खान साहब ने अगरचे करारदाद पेश की और बहुत से सवालात उठे और जिस तरीके से लीडिंग पार्टीज ने उसको रेजिस्ट किया, उसकी मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कमाल फुर्तियां दिखाई हैं। उसको नोटिफाई करवाकर वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए से उस करारदाद को इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पत्थर पर लकीर खींची थी, कैसे वो लकीर मिट सके। क्या आप समझते हैं कि जैसे इन्होंने ये स्पीड पकड़ी हुई है, ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए कुछ कामयाब हो पाएंगे? भट्टी साहब, बात यह है कि जिस तरह सेनेट जो सेक्रेटेरिएट है उसने जो तेज़ी दिखाई है इस मामले में और फौरी करारदाद की कापियाँ ऐवान सदर, इलेक्शन कमीशन को और बाकी मुतल्लिका अदारों को भेजी हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रक, तो कोई ना कोई ताकतें तो हैं इसके पीछे। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने भी और आप उन ताकतों से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन को और हमें आप कभी उनसे मुतारिफ नहीं करवाएंगे। सारी दुनिया जानती है जी, हमारे मुंह से क्यों आप निकलवाना चाहते हैं, सब जानते हैं कौन सी ताकतें हैं। नहीं, ये देखे ना, ये अब देखे ना, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज मैं बयान अभी वो उनका सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहदा से भी आप करारदाद पास करवा के ले आएँ तो ये इलेक्शन अब 8 फरवरी के होंगे। इसी तरह का जो बयान है जो मुस्लिम लीग नून की तर्जमान है मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा है। अब जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनका तो दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो साहब के वैसे उनके पर हम कुर्बान ना जाइए कि सेनेटर बहरावन तंगी वहां पर खामोश कर किए बैठे, उनको शोकाज नोटिस दिया है। यही कह रहा हूँ, शोकाज नोटिस से काम नहीं चलेगा, हम इसको परसू करेंगे। इसका मामला अभी क्लैरिटी हो जाएगी ना। देखें, जो डॉक्टर मुश्ताक ने जो करारदाद लेकर आए हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, अब इस पे अगर इस करारदाद पे वोटिंग कराना लाजमी है उनके लिए, पाबंद है, क्योंकि सेनेटर ने करारदाद पेश किया जिस तरह वो दिलावर खान ने पेश की थी, ये डॉक्टर मुश्ताक ने। अब जब इस पर वोटिंग होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन किधर खड़ा है। लेकिन खास साहब, आप इस बात पे जरा नजर रखिएगा और कड़ी नजर रखिएगा। जो कल हमने क्लिप चलाया था आसिफ अली जरदारी और हमने चेयरमैन सेनेट का जो लिंक एस्टेब्लिश किया था, माजी में चेयरमैन सेनेट का और आसिफ जरदारी साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। और कल की ये सारी इसका रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग और इसको पूरे सरार तरीके से लॉन्च करना चेयरमैन सेनेट का उनका ऑफिस यूज हुआ और खुद उन्होंने क्लीदी किरदार अदा किया। मैं आपको एक खबर भी देता चलूँ इस हवाले से, जो चेयरमैन सेनेट हैं जी, ये जो उनके ऑफिस में जो वारदात डाली गई है कि इलेक्शन मुलतवी की करारदाद, इस पे बड़े पैमाने पर दोस्तों ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़बरदस्त कि ये किस तरह का मामला है और कैसे शुरू हुआ, इसको इनिशिएट किसी ने किया है।
अच्छा, डांडे जो हैं वो अभी हम कल के प्रोग्राम में बताएंगे कहाँ जाके, यहाँ इस्लामाबाद के करीबी इलाका है, वहाँ जाके डांडे इसके मिलते हैं। तो लेकिन इस पे गौर व फिक्र बड़ी संजीदगी के साथ शुरू है। देखें चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा, आज उनके कोर्ट में भी ये मामला चला गया है। बिल्कुल ऐसे और मैंने वो जो दरखास्त पढ़ी, अदालत की कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पिटीशन फाइल हो चुकी है। हाँ, वो जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की है अरशद एडवोकेट साहब ने जी, तो वो उन्होंने बड़ा बात उसमें मुतालबा किया है कि ये जो इस तरह का आइनी मामले में रुकावट डालने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ये उस पिटीशन में लिखा है। अब देखें इस पे भी रिस्पॉन्ड आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का भी। साहब हमें मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं एजाजुल हक साहब, उन्होंने ज्वाइन किए, उनसे सर बात करते हैं। एजाजुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारकबाद हो, आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, अगरचे कि आपके कुछ चाहने वालों ने रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन आप इसमें सुरखरू ठहरे। लेकिन जिस मकसद के लिए आपके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, कुछ लोग, कुछ सेनेट के अंदर मौजूद सेनेटर साहिबान उस सारे प्रोसेस को बहुत दूर ले जाना चाहते हैं। आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। ये जो मूव हुई कल सेनेट के अंदर और आज बहुत क्विकली उसको इलेक्शन कमीशन को भिजवा के इंप्लीमेंट करवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात हैं और किन ताकतों को ये सूट करता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया। कागज रिजेक्ट होते रहते हैं, फिर एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। हमने ऐसा कोई मसला था नहीं जिसको वो कुरेदते, लेकिन ठीक है, अब कोई गलतफहमी हो ही होगी उनको, लेकिन अब ठीक हो गए तो इसलिए इस पर ज़्यादा वो बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में जो आरओ हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इक़दाम किया था कि सर्जरिश की थी उनकी क्यों रिजेक्ट किए पेपर, जबकि जो बिल ड्यू नहीं था अभी उसको आपने सामने रखते हुए ये किया था। तो दूसरी बात जो आपने की है ना, ये जो कुछ जमातें ऐसी हैं जी जो कि बार बार ये कहती रही हैं कि हालात साजगार नहीं है। हो सकता है वहाँ पर कुछ मुश्किलात हों उनको, जहाँ पे ट्राइबल एरिया है या बलोचिस्तान में, लेकिन इलेक्शन तो देखिए मुश्किल तरीन वक्त में भी पाकिस्तान के अंदर होते रहे हैं। और जब महीना एक आगे हो गए थे जब मोहतरमा का हादसा हुआ था, वो भी बड़ी आपस में मशवरे के साथ तमाम जमातों से पूछ कर उन्होंने किए थे कि भाई ये आप क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या इनको आगे कर सकते हैं एक माह के लिए, और उस पर फिर उन्होंने ये फैसला किया था। मौजूदा सूरत हाल में देखें किसी जमात की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। अगर सही मानों में देखा जाए, कोई जमात पब्लिक में नहीं है, कोई जमात जो है वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं है, किसी जमात का अभी तक बयानिया नहीं बना। नहीं एजाजुल हक साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो वो माहौल है वो अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन आपकी जाती राय क्या है? इंतखाबात अब हो ही जाने चाहिए या एक दो माह डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखें ये कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना, ये देखें हालात को संजीदगी से देखना चाहिए। ठीक है, इसको ये कोई मुकाबला नहीं है, ये कोई मतलब ऐसी हजारों चीजें हैं जो पत्थर पे लकीर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साफ और शफाफ इलेक्शंस बर वक्त होने चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई कतरन है तो वो फिर बैठकर सबको रिजॉल्व करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि आगे हमने किस तरह बढ़ना है। लेकिन एजाजुल हक साहब, अब एक जानिब गुज़श्ता रोज़ ये करारदाद मंजूर हुई, दूसरी जानिब सेनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत मुनक्किद करवाने के लिए करारदाद जमा करवा दी है। अगर इलेक्शन कोई भी ऐसी सूरत हाल बन जाती है, अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल हो, वैसे तो दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम थी, अमरीका के अंदर भी इलेक्शन हुए, बरतानिया में भी इलेक्शन हुए, लेकिन अगर यहाँ की हम पाकिस्तान की बात करें तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी JUI हो, अगर कोई वाकई ऐसा कंसर्न है तो पहले तो इन पार्टीज को बैठना पड़ेगा और सेनेट के अंदर अब रिफ्लेक्शन मिल जाएगी। मुश्ताक अहमद साहब ने तो सबको इम्तिहान में डाल दिया है, अब देखते हैं कौन उनकी करारदाद की हमायत करता है या नहीं करता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की डेट तय कर दी, अगर उसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन है किसी के पास, तो इस तरह की करारदादों से तो मामला हल नहीं होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, यक जबान होकर उस मसले के हल के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से तो मेरे नहीं ख्याल किसी को कोई कामयाबी मिल सकती है। मैं इस बात पे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि 1988 जो आप उठा लें पाकिस्तान की तारीख, और मुझे एक दफा बता दें कि 90 दिन से इलेक्शन एक दिन भी आगे गया हो, तो यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने अब ये पत्थर पे लकीर लगाई है जिस पर हमें बात करने की इजाजत नहीं है। और लेकिन उस सर कभी हल्का बंदियों का मामला भी दरपेश नहीं था ना, वो हल्का बंदियां भी होनी थी। 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिन में
आप देख लें कि KPK में इलेक्शन नहीं हुए, 1 साल से ऊपर हो गया। 7 नवंबर को होने चाहिए थे इलेक्शन कौमी असम्बली के, वो भी नहीं हुए। तो फिर उस पे क्यों नहीं कोई देखते कि भाई ये क्यों गलती क्यों हुई है। अच्छा जाज़ा साहब, ये जरूर बताइएगा, आपने शुरू में बात की कि सियासी जमातें तैयार नहीं है, क्या वजह है जिन जमातों को तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है वो भी आपके मुताबिक तैयार नहीं है, जिनको शिकवे हैं वो भी तैयार नहीं है? ये क्या वजह है, क्यों सियासी जमातें तैयार नहीं है? अगर हम पंजाब सिंध की बात कर लें। देखिए, बात यह है कि इस दफा कुछ अजीबोगरीब किस्म के हालात पैदा हुए कि मतलब जो हमें देखने में ये आया कि कौम को पहली मर्तबा इलेक्शन से पहले ये दिखाया गया या नजर आने लगा कि एक जमात को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया जा रहा है, और उस जमात को सपोर्ट इन द सेंस के इंसान परसेप्शन ही बनाते हैं ना। जब वो देखते हैं कि बायोमेट्रिक हो रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, जब वो देखते हैं कि अदालतें चल के चली गई, जब वो देखते हैं कि 400-450 सेकंड में केसेस जो है वाइंड अप होने शुरू हो गए, तो उन जमातों का अब ये ख्याल है, उनके जहन में आया है कि हमें बगैर क्या कहते हैं तदो किए, बगैर जोर लगाए शायद हमें लाकर बैठा दिया जाएगा प्लेट में रख, तो फिर इतने प्लेट में रख के दे दी जाएगी। बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया या मुहावरा इस्तेमाल किया। साहब की ये बात दिल को लगी जाके ख्वाजा साहब जा रहे हैं, पब्लिक में उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। ये वही जमातें हैं जो 2/3 अक्सरियत लेकर आया करती थी, ये वही जमातें हैं जो लंबे लंबे जुलूस, लंबे लंबे जलसे करते थे। अब वो महदूद हो गए हैं अपने घर से बैठकर कौम से खिताब करने में, या मतलब कि ये तमाम जमातों की मैं बात कर रहा हूँ। मौलाना फजल उस्मान साहब भी मुश्किल में अपने नजर आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। अभी पिछले दिनों भी हमला हुआ तो उन्होंने कहा ये मेरे कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, मुझे पता नहीं उनके हुआ कि नहीं हुआ। कल इस्लामाबाद में भी गौरी टाउन में जो मौलाना महमूद साहब का हादसा हुआ, ये भी बड़ा मतलब एक अच्छा शगुन नहीं है। तो ये चीजें वो नहीं है कि जिससे आप कहेंगे जी इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाए, लेकिन अगर हफ्ता 2 हफ्ते आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ इतना कोई बड़ी बात नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, ये तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन के बगैर ही कुछ हो सकता है, जो कि इस वक्त तक लगता है कि 8 की ही डेट फाइनल है। लेकिन सर, जो आपने ओवरऑल एक मोमेंटम की बात की, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से आपसे जानना चाहूँगा। क्या एक बड़ी जमात को, जिसका अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, माजी के अंदर आपके बड़े अच्छी क्लोज लाइजॉन उनके साथ रहा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, क्या उस वजह से मोमेंटम नहीं बन पा रहा, या उस वजह से एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है कि लोग नहीं बाहर आने, दीगर उनके मुखालफिन आगे आके चीज़ों को एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं है, या वाकई नून लीग भी किसी खौफ से दो चार है, और वो भी कल उनका भी देखा इस करारदाद के बाद कि उनका ग्रम इतना रिएक्शन इतना क्विकली नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है? एक दूसरे के जो बड़ी दो सियासी हरीफ जमातें हैं, आपस में उनके दरमियान जो खींचातानी चल रही है, या एक दूसरे का कोई खौफ है, वो वजह है? ये वाकई जिन हालात का आप इशारा कर रहे हैं वो वजह हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पजीर राई को मिली अदालतों की तरफ से और वैसे उनको पजीराई मिली, वो अवाम में पजीराई नहीं हुई। सही बात जो है वो ये है, और वो खौफजदा है, बाहर निकलने से खौफजदा है, जलसे करने से खौफजदा है। वो कभी एक मियां नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं आप? मियां नवाज शरीफ खौफजदा है? मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, उनकी जमात की भी बात कर रहा हूँ, जो कभी MQM के पास जाती है, कभी GDA के पास जाती है, और कोई उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये लग रहा है कि मतलब वो देख रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया, मतलब कि जो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मतलब बाकी काम तो सारे हो गए, लेकिन अब अवाम के अंदर जाना, वोट लेना, ये तो अब किसी का काम नहीं है ना। आपके लिए जलसे भी सजा के दें और आपके लिए मतलब बाकी मामला भी करेंगे, तो उनको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी जमातों के साथ उन्होंने, जिन्होंने शुरू में छोड़ दिया था PTI को रजीम चेंज के वक्त, उनको भी अकोमोडेट करना है जहां वो अपने लोगों को नहीं अकोमोडेट कर सकते। बहुत सी सीटें उन्होंने खुली भी छोड़ दी हैं, इसलिए तो ये अंदरूनी मुश्किलात का शिकार ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। और बैरूनी तो इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। तो बिल्कुल ठीक। इजाज़त साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि नून लीग अंदरूनी तौर के ऊपर किन चैलेंजेस का सामना है, अपनी इत्तेहादियों के साथ मामलात को क्यों तय नहीं कर पा रहे, कुछ हलकों में पीटीआई के मुनहरिफीन को टिकट देने के हवाले से पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती है, और ख्वाजा मतीन साहब से जानेंगे कुछ अंदर की खबर भी और इस हवाले से उनका तजिया भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा साहब, नून लीग के अंदर बहुत सी हवालों से इख्तलाफात भी सामने हैं, बिलखुसूस टिकटों की तकसीम के हवाले से। पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान थे उनको टिकटें देने के हवाले से भी मुख्तलिफ राय पाई जाती है, और इत्तेहादियों के हवाले से भी अपने मामलात को अभी तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे, और IPP भी बहुत बड़ी एक बहुत अहम मुतालबे को मनवाने के ऊपर नजर जमाए बैठी और भरपूर कोशियाँ हैं। चल क्या रहा है लाहौर के अंदर? आप लाहौर में सबसे राब्ते में होते हैं, वहाँ चल क्या रहा है इस हवाले से? बट साहब मसला यह है कि जब जो चेयरमैन PTI हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश हुई तो कुछ लोगों ने तावन किया मुस्लिम लीग नून के साथ और PDM की जमातों के साथ। उनको कुछ वादे वईद हुए थे जिनमें अक्सरियत के टिकटों के मुतालबात थे कि हमें जब वो पार्टी छोड़ेंगे तो हमारे पास मुस्लिम लीग नून का टिकट होना चाहिए जी। अब हुआ ये कि बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टी छोड़नी पड़ गई। 9 मई का वाक़या बदकिस्मती से जो पाकिस्तान की सियासी तारीख पर एक धब्बा है जी, वो वाक़या हो गया। इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लोग उन मुनहरिफीन की तादाद बढ़ती वो चलेगी 20 में चलेगी, 10 में चलेगी। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए हैं तो अब सारे कह रहे हैं कि हमें PMLN का टिकट दें। अच्छा, उन्होंने फिर इस्तेहकाम पार्टी बन गई, उसमें चले गए। अब वो कहते हैं कि अब शामिल तो नहीं हुए, अब सीट एडजस्टमेंट हो। अगर जो इस्तेहकाम पार्टी उनके पास 100 से अबव लोग हैं जो MNAs रहे हैं, MPAs रहे हैं, अब अगर उनको टिकट दे दे तो मुस्लिम लीग नून क्या करे जी। ये तो मियाँ साहब आपको पता है, ये सियासत के इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान है और टिकटों के मामले पर वो बड़े हसास हैं। ये सारे मामले कब तक वैसे तय होते दिखाई दे रहे हैं? अगले 10-15 दिन में? अभी आप देखें, जिस दिन ये जो नहली की मुद्दत का तयन हो जाएगा ना, ठीक है, ये जो अजाजुल अक्सा फरमा रहे थे उनको माहौल नज़र नहीं आ रहा, जलसे नज़र नहीं आ रहे, खौफजदा हैं जी। जो लंदन से यहाँ आ गए हैं तो फिर उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। वो उन्होंने ज़्यादा पेपर वर्क पर यकीन रखते हैं, मुख्तलिफ हलकों में वो सर्वे करवाते हैं ज़ाती तौर पर मियाँ नवाज शरीफ, और उन्होंने काफ़ी हद तक वर्किंग कर ली है। और सिंध के हवाले से मैं बताऊँ, वहाँ आसानी है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि नून लीग की वहाँ इतनी ज़्यादा मकबूलियत भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं है। वहाँ GDA के साथ और MKM के साथ आपको पता है कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे। पंजाब में, क्योंकि पंजाब नून लीग का गढ़ है, वहाँ 2 पार्टियों में दूबदू जंग होनी है, सियासी जंग की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारे दोस्तों ने इसे वाक़तन एक जंग बना दी, क्योंकि मीडिया पे खबरें चलती ना, जंग, वो जंगी माहौल नहीं है, ये एक मौका है, सेहतमंदाना एक मुकाबला है जिसको ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो सब लोग मुंतज़िर हैं उस पॉलिटिकल मोमेंटम बिल्ड होने के, और जो नून लीग ने बड़े फैसले करने हैं, आपके मुताबिक जो अहली से मुतल्लिक फैसला ने के इंतजार कीजिए, फिर देखिए कि नून लीग का क्या रंग और जलसे, ठीक, और आपको माहौल पूरा नजर आएगा, एक पूरा मुल्क सियासी रंग में, इलेक्शन के माहौल में आपको बिल्कुल ठीक है, इसी माह में बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त तो लाहौर में भी कुछ सियासी रंग जमा हुआ है नाज़रीन, वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने डेरे डाले हुए हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लाहौर में जितने काम की ज़रूरत है किसी और शहर में नहीं है, और उनकी अपनी एक अजीब मंतक है। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो लाहौर में बैठ के नून लीग के किले में कोई दरार डाल पाएंगे कि नहीं? आने वाले दिनों पर इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करनी है हमने। खास साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने स्टोरी ब्रेक की थी, जो आजकल एक जुज़वी एक पावर ब्रेक डाउन हुआ, जब हमने गुज़श्ता रोज़ मुतलका हुकाम को जगाने की कोशिश की, वो मुतहर्रिक हुए, और हमारे सवालात के बाद उनको ख्याल आया कि इस ब्रेक डाउन को तो छोड़ें, जो 23 जनवरी 2023 को मुल्की तारीख का बदतरीन पावर ब्रेक डाउन हुआ था, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मुल्क की मौशियत, कौमी ख़जाने को 80 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान पहुँचा था। खाजी साहब, उस नुकसान का जिम्मेदारान के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आप सुनकर हैरान होंगे कि 1 साल हो गया, जनवरी 2023 के बाद जनवरी 2024 पे हम आ गए हैं, लेकिन उसको लटकाने की कोशिश की गई। बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, करते कराते हुए कल जब इनको पता चला कि अब दोबारा मीडिया से ये सवालात पूछे जा रहे हैं, ये तो मैं कहता हूँ क्रेडिट आपको जाता है। कल आप वो जो ब्रेकडाउन की स्टोरी ना ब्रेक करते कि अभी जो इसी माह हुआ है जनवरी में, वो तो 23 जनवरी 2023 का भी हमने जिक्र किया कि जब माजी में हुआ था 24 घंटे 48 घंटे बिजली बंद रही थी, जब
मोबाइल फ़ोन हम चार्जिंग से सब लोगों के राब्ते कट गए थे, पूरे मुल्क में एक हिजानी कैफियत में मुब्तला हो गया था। और खान साहब इनकी नौसरबाजियां आप चेक करें, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया यह है कि वो लोग जो 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के जिनकी गफलत से हुआ, सबको उन्होंने ना बचा लिया है, सबको उन्होंने बचा के कुर्बानी का बकरा किसको बनाया उन्होंने? 3 जूनियर अफसरान को, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इस लेवल के अफसरान को, और बाकी सबको उन्होंने कर दिया। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? एक आध को नौकरी से फारिग करने की तैयारी है, एक आध को शोकॉज नोटिस किया जाएगा और मामला ठप। और आगे सुन लीजिए हैरत की बात। राजा खान साहब, मैंने एक बात की मिनिस्ट्री के अंदर एक बहुत अहम जिम्मेदार अफसर से, उन्होंने कहा कि भट्टी साहब, आप जो जिन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि NTDC इस वक्त कितने खौफनाक माफिया के शिकंजे में है, जिस वजह से वहाँ पर कोई इस्लाहात नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर इन्होंने ये फाइंडिंग्स आई हैं। वहाँ पता क्या चला है खान साहब? 3200 अरब रुपए का वो सेक्टर जिसके अंदर 3200 रुपए की बिजली को ये ट्रांसमिट करते हैं NTDC, उसके डिप्टी MD सिस्टम ऑपरेशन अली जैन की बहुत कलीदी जिम्मेदारी थी और अफसरान की जिम्मेदारी थी। वहां पर इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई SOPs नहीं है। जो अफसरान ने अपने जवाब जमा करवाए, उन्होंने कहा कि हम लफ्जी जमा खर्च पर काम करते हैं, कोई SOPs नहीं है। ये जो डिप्टी MD सिस्टम थे ऑपरेशन अली जैन, जिनका कल भी वारदात भी बताते हैं आपको, उनको जिक्र, वही मैं बात आपसे पूछने लगा था। इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, बट सर सॉरी, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था कि ये जो इंक्वायरी हो रही है, इसकी कहानी सुन लीजिए। अच्छा, दूसरी भी साथ बात नाज़रीन के लिए भी हमने बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जब कल प्रोग्राम में जिक्र किया हमने कि एक माजी में भी ब्रेकडाउन हुआ था 1 साल कबल, उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। जब रात को रेड जोन में आपने बात की तो इसके बाद पूरा महकमा जागा और वो रिपोर्ट खलबली मची हुई जी, खलबली मची। और फिर ये एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की जो अगर हम ना करते तो ये सोया हुआ था। देखें, दबा के रखा होता ना काम साहब। जब आप क्लीन के नीचे गंद फेंकते जाएंगे उसकी देखें तहकीकात होती है। जो महज़्ज़ब ममालिक हैं, जो दुनिया है, उससे जज़ा और सजा होती है। तल्ख एक हकीकत सुन लीजिए। अब ये 3000 अरब का ये पावर सेक्टर है जी। अब आप नाज़रीन को ये पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा जब पैसा जहां इन्वॉल्व है, वहां डाके भी पड़ रहे हैं, चोरियां भी पड़, और माफियाज जो है ना बकायदा एस्टेब्लिश हो गए। अब आप बताएं अली जैन के इस्तीफे के हवाले से, मैं उस तरफ आता उसकी हकीकत क्या है? 3200 रुपए सालाना की बिजली ट्रांसमिट करता है, कोई SOPs नहीं है। डिप्टी MD सिस्टम ऑपरेशन अली जैन की जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि इससे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मसूफ ने बहुत खामोशी से इस्तीफा दे दिया। और अब जब रिपोर्ट सामने आ गई है, अब उन्होंने पछतावा हुआ कि मैंने तो, पछतावा नहीं है, उन्होंने गेम सारी मैनेज कर ली है, खुद ही मैनेज। अब उन्होंने कहा कि अपना नाम तो निकल गया उस रिपोर्ट से। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरा इस्तीफा वापस भेज दें, मैं तो काम जारी रखना चाहता हूं। मतलब जब जिम्मेदारी की बात थी, इस्तीफा देके बैठ गए कि मैं यहां से चार्जशीट होके ना जाऊं, और अब बचने के लिए दोबारा उसको इस्तीफा वापस लेने की कोशिश करें। नाज़रीन, SIFC हमारी तमाम सिविल की क़यादत पाकिस्तान के जो अरबों रुपए का नुकसान है उसको ख़त्म करने के लिए, गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए $1 अरब, $2 अरब, $500 मिलियन के लिए दुनिया भर में एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन पावर सेक्टर का वो शोबा, मेरी SIFC के हुकाम से भी अपील है कि NTDC पावर सेक्टर समेत इन शोबों को जब तक हम ठीक नहीं करते, हमारा सालाना अरबों रुपए का खौफनाक नुकसान हो रहा है। आप बाहर से अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और ये सारे अपनी इनएफिशिएंसी से और खतरनाक माफिया को फैसिलिटेट करने की ये सारे पैसे खूब खाते डाल रहे हैं। अली जैन साहब को हमने राब्ता किया, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो अगर आकर बात करना चाहें तो हमें प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सारे जो तबाहकुन काम हुए उनके दौर के अंदर, इसका असल जिम्मेदार कौन था, खुद उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और क्यों इस्तीफा वापस लेने चाह रहे हैं, वो आके बता सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि मुल्क भर के किसानों के साथ 120 अरब रुपए की वारदात किसने डाली है और आर्मी चीफ को क्यों मुतहरिक होना पड़ा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान का एक ज़री मुल्क है और ज़राअत के शोबे के अंदर गुज़श्ता चंद सालों से देखते हैं कि हमारी ऐसी नाकिस कारकर्दगी रही है कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरा करने के लिए भी अजनास पैदा नहीं कर पा रहे। बिलखुसूस हम गंदम की बात करें तो गंदम की गुज़श्ता चंद सालों से मुल्क की पैदावार कम हुई, जिसके नतीजे में हमें दरामदी गंदम पर इन्हिसार करना पड़ा और तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर हम गंदम की इंपोर्ट पर खालिद साहब खर्च कर चुके हैं। अलमिया ये है खालिद साहब कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी गंदम की पैदावार मुसलसल कम हो रही थी। एक तो ये वजह थी कि बहुत से हमारे किसानों को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको बहुत अट्रैक्शन मिली कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं, प्लॉट्स बिकते हैं, फाइल बिकती हैं, पैसा बहुत क्विक आता है। लेकिन उसके साथ साथ
दुनिया भर के अंदर ये ट्रेंड रहे हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी मौजूदा रकबे से अपनी पैदावार को पर एकड़ यील्ड्स को बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, बेहतर बीजों पर उन्होंने तवज्जो दी। अल्टीमेटली उनकी वहाँ पैदावार जो 1 एकड़ से वो मखसूस पैदावार लेते थे उन्होंने डबल उसको कर ली। हमारे हमसाये में भारतीय पंजाब में आप देखें लोग वहाँ बीजों पे काम हो रहा है। हमारी ज़राअत की किसी वक्त बड़ी एक यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ से मेरे नाना भी पढ़े हैं, ग्रेजुएट थे, बाद में डिप्टी डीजी भी रहे पंजाब के वो, तो वहाँ से पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, इस्तिफादा करते थे। अब रेलवे एकेडमी को मैं बताऊँ, वहाँ से चाइना से, जापान से, लाहौर में रेलवे सर मैं यहाँ पे आपको ज़रा रोकना चाहूँगा ताकि मैं आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है और सारा बैकग्राउंड है हम आपसे जान सकें, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी वो हम कहते हैं ना एक तल्ख हकीकत, वो सुन लीजिए। इस वक्त गंदम की बुवाई का सीज़न है, गंदम की बुवाई का प्रोसेस शुरू है। जिस स्टेज पे गंदम है पूरे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर अशद ज़रूरत है आपको यूरिया खाद की। ये हर साल पड़ती है, ये हर साल पड़ती है। और तकरीबन रबी सीजन के अंदर हमें तकरीबन 35 लाख टन यूरिया खाद चाहिए होती है। 4 खाद के फैक्ट्री हैं हमारे पास, लेकिन खास साहब इस शोबे के अंदर भी कुछ नाकिस। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि हमारी 60% मईशत का इन्हसार जी वो ज़राअत पर है। हम एक ज़री मुल्क हैं। मैं थोड़ा सा जो जुल्म हो चुका है ना, जो हो रहा है वो बयान कर लें, फिर मैं आपकी टेक लाजमी लूँगा। अब सूरत हाल तो ये है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है इस शोबे की अहमियत के हवाले से। लेकिन हुआ क्या, गुज़श्ता 2.5-3 माह से कहा गया जी कि यूरिया की शॉर्टेज होगी। 4 फर्टिलाइजर प्लांट को पूरी सलाहियत पर चलाने की बजाय कहा जी कि इंपोर्ट करनी है। जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो फेडरल गवर्नमेंट के वजारत ख़जाना और सूबों के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया कि 12.5 रुपये सब्सिडी कौन देगा, 50% सूबे दें, 50% गवर्नमेंट देगी। लेट करते रहे, इंपोर्ट कम हुई और उसके साथ प्रोडक्शन भी कम होगी। आज सूरत हाल ये है, 4 कंपनियों की नोटिफाइड प्राइस है 3,400 रुपये फ़ी बैग से लेके 3,800 रुपये तक। लेकिन खास साहब अलमिया ये है, जुल्म ये है कि ये खाद 5,000 से 6,000 फ़ी बोरी में मिल रही है। और सुनिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो क्या आप मार्केट से जाके खाद की बोरी ले लेंगे? अगर मैं वैसे आपको ऑप्शन दूं, अगर आपको कोई बताए कि 5,000 दें या 6,000 रुपये तो खाद की यूरिया खाद की बोरी, और इसकी असल कीमत कितनी है? असल कीमत है 3400 रुपये। लेकिन चलिए अगर आप इस्तिताअत है, आप मजबूर हैं, अगर आप 6,000 रुपये लेके 5,000 रुपये लेके बहावलपुर, मुल्तान, मेलसी किसी जगह पे जाएंगे, अब असूली तौर के ऊपर तो आप पैसे दें और आपको ज़्यादा पैसे मिल जाने चाहिए। आप नाज़रीन आप सुनकर हैरान होंगे कि जब आप ज़्यादा कीमत अदा करने पर भी तैयार हैं, जो कि बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है, उसके बावजूद ख्वाजा साहब आपको यूरिया खाद मार्केट से नहीं मिलेगी। अब पूछे कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? ख्वाजा साहब इस मुल्क के अंदर एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया जा रहा है माशाल्लाह। अरबों रुपए निचोड़ने का इस मुल्क के गरीब किसान से, आवाम से। करना क्या पड़ेगा? जिस तरीके से आप फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर मंगवाते हैं ना, एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और होम डिलीवरी हो जाती है। होम डिलीवरी आप सुनकर हैरान होंगे कि पंजाब, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जहाँ पे किसानों के पास शायद ऑनलाइन ऑर्डर करने का उनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो, लेकिन खाद आपको होम डिलीवरी मिलेगी और ऑर्डर पे मिलेगी। वजह क्या? कितनी महंगी? कितनी महंगी? 1,500-2,000 आपसे ज्यादा। फिर तो वो फिर ये सारी नौसरबाजी हुई ना भट्टी साहब। आप देखें माफियाज ने जकड़ लिया है पूरी तरह। आपने बिल्कुल ये देखें कितना ये एक स्कैंडल है, मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है भट्टी साहब कि हमारे जिम्मेदारान जो करता धरता हैं, जिनके पास कुव्वत है निज़ाम की, सबको पता है कि हर साल गंदम की बुआई होनी है, चावल की बुआई होनी है। हम एक ज़री मुल्क हैं, हर साल हम अखबारात में ख़बरें पढ़ते हैं और लगाते भी रहे हैं कि जनाब खाद की शॉर्टेज होगी। ये कोई रॉकेट साइंस है यार? इस मौके पर बुआई होनी है गंदम की, तो हमेशा से ये होता है पैसे देकर चीज़ नहीं मिल रही तो हमारी ज़राअत जाएगी किधर? यानी कि हम अपनी ज़राअत को खुद तबाह करने पर लगे हुए हैं यार। और ऊपर से एक किसान को जो 3400 रुपये की चीज़ है वो 5,000-6,000 रुपये में दे रहे हैं, उसका गला घूट रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है? वहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है। किसान को जो चलता है वो पानी के लिए पंप, ठीक है, उसके लिए उसको फ्री बिजली मिल रही है। और हम क्या कर रहे हैं? जो 3400 रुपये की चीज़ है वो 6,000 रुपये में दे रहे हैं। या शर्म का मकाम है, इनको डूब मरना चाहिए। हम ज़री मुल्क होते हुए ये जो खित्ता है बर्रे सगीर का, यहाँ जब ताजे बरतानिया की हुकूमत थी तो पूरी दुनिया को ये खुराक सप्लाई करता था। आज हम इस जगह खड़े हैं भट्टी साहब कि हमें अपनी गंदम बाहर से मंगवाना पड़ती है। वो क्यों मंगवाना पड़ती है? इन्हीं नौसरबाजों की वजह से। ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये जो ब्लैक माफिया हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इनको पकड़े भाई, इनको अंदर करें। क्यों नहीं देते? किसान को इस मौके पर जाकर उसकी तहरीर पर पहुंचानी चाहिए। सुन लीजिए, आप उनकी नौसरबाजियों के नतीजे में इस मुल्क के गरीब किसानों की जेबों से इस सीजन के दौरान
120 अरब रुपए उनकी जेबों से निकाल लिए गए इजाफी। आप सुनकर हैरान होंगे। तो फिर और आप कहते हैं जी उनको आप पकड़ें, कौन पकड़ेगा? किन्होंने पकड़ा है? हम तो नहीं बैठे ना उन सीटों पर। एसीडीसी क्या कर रहे हैं वहां पर? खास ऊपर भी तो कोई चीजें हैं ना, एसीडीसी कमिश्नर, ये तो इंतजामी अफसरान हैं। किधर हैं हुक्मरान? वजीर आला पंजाब किधर है? मोहसिन नकवी साहब किधर हैं? वो इनको पकड़े भाई। और भी लोग हैं इस मुल्क में जो बाकी कामों के लिए तो मुतहरक हो जाते हैं, इसके लिए भी होना। ये जो मैं आपके पास भी खबर भी है इस हवाले से कि इस मामले पर जब ये जो यूरिया खाद की फैक्ट्रियां बंद करने के हवाले से जब आर्मी चीफ को नोटिस लेना पड़ा, वो बात तो बताएं जरा। वो खासा खबर ये है, ये अब सब की निगाहें SIFC के ऊपर जमती हैं जाकर या आर्मी चीफ के ऊपर। माजरा ये हुआ कि जब ये 4 खाद के कारखाने खास साहब ये बंद होने के करीब थे और उन्होंने कहा गैस नहीं है, 2 कारखाने नहीं चलेंगे, तो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं खालिद खोकर साहब, उन्होंने ख़त लिखा आर्मी चीफ को और अपने ज़रिए से उन्होंने वहाँ पर अपनी इस्तदा पहुँचाई कि खुदा के लिए इन फर्टिलाइज़र के प्लांट्स को चलाइए वरना बहुत बुरी सूरत हाल होगी। अल्टीमेटली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मामले में इंटरवीन किया, डायरेक्शन दी गई और 2 फर्टिलाइज़र प्लांट्स को चलवाया गया, जिसके नतीजे में कुछ मजीद खाद पैदा हो गए। लेकिन खास साहब खाद के कारखाने बंद क्यों रखे गए? ये बताया गया कि गैस की किल्लत है। और मैं नाज़रीन आप सुनकर हैरान होंगे, अजीब यहां पर लोग हैं और माफिया का ऐसा राज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गैस पाकिस्तान के पास पिछले 2 माह में मौजूद थी, आज भी है। इवन पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान बहुत सी लोकल गैस फील्ड के अंदर प्रोडक्शन कम करवाई गई कि इंपोर्टेड गैस ज़्यादा आ गई, उसको इस्तेमाल कर लें। और जब इंपोर्टेड गैस भी मौजूद हो, लोकल गैस भी मौजूद हो, फिर तो हमारे कारखाने, फर्टिलाइजर के कारखाने फुल कैपेसिटी पर चलने चाहिए थे। कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकल मसनूआत बनने की बजाय या मकामी तौर पर यूरिया खाद बनने के बजाय इंपोर्ट हो, जिनका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है? उनको इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम एक डॉलर के लिए जिस मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होते हैं, वो हमें यहाँ $मिलियन की जब वहाँ ट्रांजैक्शन होती है तो रुपया पर दबाव बढ़ता है, यहाँ महंगाई होती है। तो खास साहब अब कौन इस चीज का इसको अल्टीमेटली संभालेगा? आर्मी चीफ ने इंटरवीन किया तो फिर ठीक है, ऐसा उन्होंने फर्टिलाइजर प्लांट्स चलवा दिए, लेकिन फिर भी लोग हैं जो कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जहां जिम्मेदारी है वो पूरी करते दिखाई नहीं देते। तो फिर एक ही फिर हल है सब तमाम मसलों का। फिर SIFC बन गई है जी, उसके चेयरमैन भी नामजद हो गए हैं। ठीक है। अब अगर आपने ज़राअत दुरुस्त करनी है तो फिर पाक फौज की तरफ देखिए। अभी हम कहते हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त का साहब, अगर सैलाब का मसला आ जाए, कोई और अमन-ओ-अमान का मसला हो तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो इंतजामी तौर पर जब हमारे अफसरान जो बैठे हुए हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो नाकाम हो गए हैं। वज़ीर आला वैसे तो बड़े मुतर्रक है मोहसिन नकवी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपकी अच्छी सजेशन है जी, बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म करता हूं बिल्कुल ख्वाजा मतीन साहब की दस्त इस्तदा है। हम उम्मीद करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ साहब वो इस मामले के अंदर इंटरवीन करें, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर सिंध इंटरवीन करें। और उसके साथ साथ नाज़रीन पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर पहले ही लीडिंग रोल में हमारे सामने है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो खुदा के लिए जो हमारी प्रोविंशियल और फेडरल लेवल की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान है जिनकी जिम्मेदारी हो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। और किसानों से जिन्होंने इजाफी वसूलियाँ की हैं, जिसके अंदर कंपनियाँ भी मुबैना तौर के ऊपर इन्वॉल्व हैं, डीलर्स हैं, और उनके खिलाफ भी किसी 2-4 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्तसर जुर्माने किए गए ना, 950 FIR दर्ज करके 10 करोड़ रुपए के जुर्माने, खुदा के लिए ऐसा आई वाश मत करें, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन करें जिसका डेटरेंस क्रिएट हो सोसाइटी के ऊपर। और जो माफियाज हैं कभी तो वो भी तौबा ताइब हो, कभी वो भी अपने कान पकड़ें। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।